फुलवरिया के कुछ जो गुमराह मुस्लिम युवक हैं वो लोग अक्सर एक चीज़ लिखते हैं सोशल मीडिया के पोस्ट पर। ये देखिए सोशल मीडिया का पोस्ट आपको दिखाता हूँ। ये फुलवरिया मुसलमानों का गांव है। जो ढाका है, ये ढाका एक मतलब आप ये समझिए कि ढाका एक ऐसी भूमि है जिस भूमि को रक्त रंजित करके लोग चाहते हैं कि अपनी रोटी सेक लें। पिछले साल 2024 में जो मुहर्रम का जुलूस निकला था उसमें फुलवरिया में एक शिव मंदिर है। उस शिव मंदिर में मुसलमान के गुमराह बच्चों ने समाज के साथ मिलकर उस पर हमला कर दिया। लेकिन साथियों, फाइनल पोस्ट की तरफ से हम एक आग्रह आपसे जरूर करेंगे कि सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे। वोट आपको जिसको करना है आप उसको वोट कीजिए। हम क्यों किसी के कहने पे मस्जिदों पे हमला करते हैं? हम क्यों किसी के कहने पे मंदिरों पे हमला करते हैं? ये देश सांप्रदायिक सद्भाव का देश है। क्या दर्शाता है? हम कहते हैं कि हम हिंदू समाज के जो लोग हैं वो मस्जिदों पे हमला करें, मुसलमान समाज के लोग जो हैं वो मंदिरों पे हमला करें। आखिर सियासत करने वाले लोग आखिर चाहते क्या हो? साथियों नमस्कार, मैं ज्ञानेश्वर। 1959 में एक फिल्म आई धूल का फूल और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में एक संगीत, बहुत ही कर्णप्रिय संगीत ने लोगों का मन मोहा। गाना था न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। लेकिन कालांतर में वो जिस तरह से कहावत है, एक और गाना है कि दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, तो हिंदू हिंदू ना रहा, मुसलमान मुसलमान ना रहा, और जो भाईचारा था वो भाईचारा समाप्ति की ओर बढ़ता हुआ चला गया। हमारे पड़ोस में एक विधानसभा है ढाका। पिछले दिनों जो सोशल मीडिया पे एक्टिव और जो मीडिया जगत से एक्टिव लोग हैं उनको पता होगा कि सांप्रदायिक तनाव की स्थिति यहाँ पैदा हो गई थी। कई दिनों तक हम लोगों ने बहुत तरीके से एक एक छोटे छोटे चीज़ों पे ध्यान रखते हुए हम लोगों ने इलाका को विजिट किया, और विजिट करने के बाद जो स्थिति सामने आई वो बड़ी भयावह है। ढाका में ही एक गांव है फुलवरिया जहां तनाव की स्थिति पैदा हुई थी, और फुलवरिया में ही फुलवरिया के कुछ जो गुमराह मुस्लिम युवक हैं वो लोग अक्सर एक चीज़ लिखते हैं सोशल मीडिया के पोस्ट पर। ये देखिए सोशल मीडिया का पोस्ट आपको दिखाता हूँ। ये फुलवरिया मुसलमानों का गाँव है। वहाँ हिंदू भी रहते हैं, तो हिंदू के बच्चों को लगता है कि भाई तुम्हारे गांव का हो गया, ये हमारा गांव भी है, ठीक है, तो उनकी तरफ से दबाव होता है फुलवरिया हिंदुओं का गांव है। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया का एक पोस्ट आया, फुलवरिया मुसलमानों का गांव है, और कुछ नए जमाने के जो युवा हैं हमारे, जिनके अंदर पेशेंस नहीं है, वो देखते हैं ना आज की तारीख में लोग ये फास्ट फूड खा के, एजीनोमोटो नमक खा के इनके अंदर का जो टॉलरेंस ख़त्म हो गया है। तो लड़के पहुंच गए पूछने कि तुमने लिखा क्यों? 2-3 लड़के थे वहाँ, उनकी संख्या ज़्यादा थी, कूट दिए गए। कुटा के वापस आए तो फिर अपने समाज में बोले कि देखिए हम तो गए थे, लिख दिया फुलवरिया मुसलमानों का गांव है, हम तो गए थे पूछने, ये काहे लिख दिया? तो फिर इधर से भी कुछ लोग टाइट हो गए, 10 आदमी पहुंच गए उसके दरवाजे पे, बीच बचाव की स्थिति हुई। उसके फादर, जिस लड़के ने लिखा था कि फुलवरिया मुसलमानों का गाँव है, उसके फादर बीच बचाव करने के लिए आए, धक्का मुक्की हुई, उसमें गिर गए, उनकी मृत्यु हो गई। मामला सांप्रदायिक तनाव की स्थिति में आ गया। प्रशासन को पता चला, प्रशासन ने पूरा रेलम पेल जो हो सकता था स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारी कर दी। पूरी तैयारी करने के बाद प्रशासन ने स्थिति को अपने कंट्रोल में कर लिया। अब सियासत का खेल देखिए। ढाका के बारे में जिन लोगों को भी जानकारी है, वहाँ आपको बता दें कि वहाँ पे हिंदू और मुसलमान की संख्या लगभग बराबर है। थोड़ा हिंदू ज़्यादा है, मुसलमान थोड़े कम हैं। और सियासत करने वाले जो लोग हैं उनके लिए ये जो ढाका है, ये ढाका एक मतलब आप ये समझिए कि ढाका एक ऐसी भूमि है जिस भूमि को रक्त रंजित करके लोग चाहते हैं कि अपनी रोटी सेक लें। आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं वहाँ पवन जायसवाल जी, चुप्पी साधे हैं। आरजेडी के उम्मीदवार हैं फैसल रहमान, चुप्पी साध के बैठे हैं। लेकिन दोनों के यहाँ से सियासत बहुत घनघोर तरीके से चल रही है। सांप्रदायिक तनाव कैसे बढ़े, कैसे लोग एक दूसरे से भिड़ें, कैसे लोग एक दूसरे को काटें, ऐसी स्थिति चल रही है। इसी क्रम में एक और चीज़ की जानकारी मिली कि पिछले साल 2024 में जो मुहर्रम का जुलूस निकला था
उसमें फुलवरिया में एक शिव मंदिर है, उस शिव मंदिर में मुसलमान के गुमराह बच्चों ने समाज के साथ मिलकर उस पर हमला कर दिया। ये खबर मैं यहीं पे ख़त्म करूंगा, इसके आगे का वीडियो हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन मैं उसको दिखा नहीं सकता हूं, इसलिए कि देखने के बाद हो सकता है कि हम तो प्रयास ये कर रहे हैं कि सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे, लेकिन सद्भाव बिगड़ने की स्थिति पैदा हो सकती है। हमला हुआ, हालांकि स्थिति ये बन गई कि पुलिस को बजाबता गन तानना पड़ा, है ना, किसी तरीके से आक्रोश को शांत किया गया। ये क्या दर्शाता है? हम कहते हैं कि हम हिंदू समाज के जो लोग हैं वो मस्जिदों पे हमला करें, मुसलमान समाज के लोग जो हैं वो मंदिरों पे हमला करें। आखिर सियासत करने वाले लोग आखिर चाहते क्या हो? आज जो सियासतदार हैं वो सभी अपने घरों में एसी कमरे में बैठ के अपनी अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, लेकिन जो नौजवान गुमराह नौजवान है, वो हिंदू का हो, वो मुसलमान का हो, आखिर उसकी स्थिति क्या है? हम क्यों किसी के कहने पे मस्जिदों पे हमला करते हैं? हम क्यों किसी के कहने पे मंदिरों पे हमला करते हैं? ये देश सांप्रदायिक सद्भाव का देश है, और सांप्रदायिक सद्भाव की स्थिति में ही हम देश को एक नई प्रगति की ओर लेके जा सकते हैं। साथियों, मेरा मानना है अभी सियासत का दौर शुरू हो रहा है। 2025 का विधानसभा चुनाव आने वाला है। राष्ट्रीय जनता दल के जो भी उम्मीदवार होंगे, यहाँ जो पहले से उम्मीदवार हैं, उनकी चाहत ये होगी कि ढाका के मुसलमान कुछ हिंदुओं के साथ हमको वोट करें ताकि हम चुनाव जीत जाएं। जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे, उनकी सियासत ये होगी कि हिंदुओं का मत पॉलराइज नहीं हो, हिंदुओं का मत कुछ मुसलमानों के साथ हमारे पास चला आवे। और हम आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी ने जिस दिन से ढाका में राणा रणधीर सिंह जो कि पूर्व मंत्री रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके छोटे भाई सीताराम सिंह जी बहुत कद्दावर नेता यहाँ के हुआ करते थे राष्ट्रीय जनता दल के, है ना। सीताराम सिंह जी के पुत्र राणा रणजीत को जब से AIMIM का उम्मीदवार बनाया है, तब से भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल दोनों को यह लगता है कि हमारी सियासी गणित जो है वो हमारी सियासी गणित डिस्टर्ब हो सकती है। हालांकि अभी पिछले दिनों खबर आई कि राष्ट्रीय जनता दल और ओवैसी की पार्टी दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन साथियों, फाइनल पोस्ट की तरफ से हम एक आग्रह आपसे जरूर करेंगे कि सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे। वोट आपको जिसको करना है आप उसको वोट कीजिए, लेकिन राजनेता तो चुनाव जीतने के बाद विधानसभा, विधान परिषद या फिर संसद में जाएंगे, लेकिन आपको हमको यहीं रहना है, और जो कर्म कुकर्म आप इन राजनीतिज्ञों के लिए करेंगे उसका खामियाजा और उसका फल आप ही को भुगतना पड़ेगा। ये फाइनल पोस्ट का एक न्यूज, इसे न्यूज कम मैं ये कहूँगा कि मैं कोशिश करता हूँ कि जो हमारे समाज के गुमराह युवक हैं, गुमराह बच्चे हैं, वो अपने आप को गुमराह न करें। बड़ी ईमानदारी के साथ आप जिस दिन पैदा हुए होइएगा उस दिन आपके घर में थाली बजी होगी कि बुढ़ापे का सहारा हमारा बच्चा घर में आ गया। लेकिन कल इन सियासतदारों के चंगुल में फंस के आप किसी मुसीबत में पड़ेंगे तो ये आपको काम नहीं आएंगे। फिर उस समय वही बूढ़ा बाप जो है वो लाठी टेकता हुआ कोर्ट के दरवाजे पे और पुलिस के दरवाजे पे जाके गुहार लगाएगा, जब हमारा बच्चा निर्दोष है, इसको बचा लीजिए। मेरा आज बकरीद का त्यौहार है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं अपने तमाम दर्शकों को भी, और जहां तक मेरी आवाज़ जा रही है उन सबों को कि सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे। हम हिंदू हैं, मुझे ये कहने में कोई गुरेज थोड़ी है कि मैं गर्व से कहता हूं कि मैं हिंदू हूं, मैं सनातन संस्कृति का हूं। हमारे साथ हमारे साथी हैं, वो भी कहते हैं गर्व से कहो हम मुसलमान हैं, हम कुरान पढ़ते हैं, हम अल्लाह की इबादत करते हैं। तो भाई अपना अपना धर्म है, अपने अपने धर्म की पूजा अपने हिसाब से करो। और एक बात मैं और आपको बता दूं, पूरे विश्व में पाकिस्तान की जितनी आबादी है उससे ज्यादा आबादी मुसलमानों की हिंदुस्तान में है, और यहाँ के जो मुसलमान हैं वो पाकिस्तान से ज़्यादा सुरक्षित हैं। हमारी हिंदू मुस्लिम एकता की तहजीब जो है वो हमारी पहले से बनी हुई है। तो मेरा एक आग्रह है कि कभी सियासत के चक्कर में न पड़ते हुए अपने आप को सुरक्षित रखें। देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।